सभी सनातनी भाइयों बहनों को जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में। और स्पेशली धन्यवाद विनोद कुमार तोमर जी का, रविंदर तोमर जी का, और जो भी साथ में जुड़े हुए हैं अभी, जो भी बीएसएस विश्व सनातन संस्कृति के ग्रुप मेंबर हैं। और आप लोगों का विशेष का धन्यवाद इसलिए भी कि आप लोग इतने समय से लगातार जुड़ रहे हैं। और आज हमारे दो स्पीकर हैं जो इस आज के टॉपिक को, आज के सेशन को लीड करेंगे। और आज का जो टॉपिक था, रविंद्र तोमर जी से मेरा डिस्कशन इस पे पहले भी नहीं, वो लेफ्ट करके, शायद लेफ्ट करके तो हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ज्वाइन हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इस पे इससे पहले भी डिस्कशन हुआ था, पहले भी कई बार इस चीज पे हमारी चर्चाएं व्यक्तिगत रूप से होती रही हैं, इन सब चीजों पे बड़े बारीकी से, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज या ज्ञान मेरे को उस लेवल का नहीं है सनातन के बारे में या वेद शास्त्र के बारे में, सामाजिकता के बारे में। लेकिन हाँ, पिछले 2-2.5 साल में जितने हमने सेशन किए हैं एक दूसरे के माध्यम से, काफी सारी चीजें हमने सीखी हैं, काफी सारी चीजों पे हमने प्रकाश डाला है। हमारे यूट्यूब चैनल पे काफी सारे सेशन के आप वीडियोस देख सकते हैं। और उन सब के चलते हुए फिर ये भी एक टॉपिक ऐसा निकल के आया कि इस चीज को भी सबके समक्ष रखा जाए, और सब सर्व समाज के प्रति इस चीज का जो अभूतपूर्व कहते हैं ना, कि मतलब जो मतलब योगदान इस तरह का कि जिसका कोई मतलब एक मापदंड ना हो। तो एक तो मैं सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज का सेशन है, टॉपिक भी मैं बता देता हूँ, एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। सर्व खाप पंचायत एवं चौधराट प्रणाली का राष्ट्र और समाज के प्रति गौरवशाली एवं आदित्य योगदान। कि ये जो प्रणाली थी, ये जो सिस्टम था, इसका मतलब सर्व समाज, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी किसी भी समाज से है, तो सबसे पहले तो इस हम अपने उस इंटेंशन से रहे कि हम एक सनातनी हैं। यहाँ पे हम किसी समाज को, किसी किसी वर्ग विशेष के माध्यम से हम कोई एक डिस्कशन जरूर करेंगे, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत समाज के रूप से उस चीज को ना लिया जाए। लेकिन हाँ, जिस समाज ने जिस चीज को लीड किया है, जिस वर्ग ने जिस चीज को योगदान दिया है, उसका विवरण करना या वर्णन करना भी हमारा व्यक्तिगत दायित्व है, और उसको समझना भी दायित्व है कि हम किस जिम्मेदारी के भाव से अपने उस समाज के वर्ग को देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बीइंग ए सनातनी, एक सनातनी होने के नाते इस सेशन को सुने। और इतना जरूर गारंटीड है कि आज के सेशन को आप लास्ट तक सुने, और आप लोगों से भी फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि ये जो सेशन होते हैं, हमने कोई ऐसा इस पे बेंचमार्क नहीं बनाया हुआ कि सेशन को हम एक सेशन के हिसाब से कर रहे हैं, हमारा कोई मीटर चला हुआ है, हमारे हमने यूट्यूब के चैनल को प्रमोट करना है, या हमने कोई इलेक्शन अलग से लड़ना है। ऐसा कुछ नहीं है। ये समाज के एक जागरूकता के लिए, समाज के निवारण के लिए, समाज की रीति कुरीतियों को समझने के लिए, और उनमें एक सही व्यवस्था विस्थापित स्थापित करने के लिए। तो जो आज का सेशन है, हम कोशिश करेंगे, हमारा जितने भी सेशन है सब हम 1 घंटे में समाप्त करते हैं, और उसी के तहत आप लोगों के भी फीडबैक इस पे आएंगे, आप लोगों से भी चीजों को सुना जाएगा, समझा जाएगा। और कुछ एक कमिटमेंट हम यहाँ से लेके, या एक फीडबैक लेके हम यहाँ से आज का सेशन कंक्लूड भी करेंगे। और उसको समाज में, जो समाज की रीतियां हैं, समाज की जो चीजें हैं, जो ऐतिहासिक चीजें हमारे से हम नहीं जान पाए, उन पे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो दो हमारे स्पीकर हैं, मिस्टर रविंद्र तोमर जी हैं, डॉक्टर विनोद कुमार तोमर जी हैं, जिनसे हमें आज के टॉपिक के तहत काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जरूरी है कि जिस चीज की, जिसमें जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है, जिसको एक्सपर्टाइज है, हम उन्हीं के माध्यम से उन चीजों को सुनने की कोशिश करें। बिल्कुल स्थिर होकर बैठे, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठे, और एक सनातनी होने के नाते बैठे। तो आपको इस सेशन में अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और आप इस चीज को, बाकी भी समाज के प्रति आप इस चीज को भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा ना समय लेते हुए रिक्वेस्ट करूंगा विनोद कुमार तोमर जी से कि जो सर्व खाप पंचायत का जो सिस्टम था, प्रणाली थी, किस तरह से वो कार्य करती थी, किस तरह से समाज में स्थापित थी। सर्व समाज की हम बात करते हैं तो सर्व समाज के प्रति उसका क्या योगदान था, किस तरह से उसमें लीड रोल में लोग, किस समाज के लोग काम करते थे, और किसका क्षेत्र का दायरा क्या था। जैसे आप उस चीज को जिस तरह से आप विवरण कर सकें, जो आप जिस तरह से करेंगे, कुछ ना कुछ हमारी नॉलेज में एड ऑन होगा, और चीज को औरों के माध्यम से करेंगे। जी धन्यवाद। जी सर, जय श्री राम। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, राम राम। नमस्कार। और मैं
सभी विश्व सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी मुहिम सनातन के लिए चलाई हुई है। हम्म, और सनातन में बहुत सी चीजें आती हैं, वो आप लोग सब जानते हैं। सर्वधर्म है हम्म, और सर्व समाज है। तो जी, मैं, जैसे मुझे आपने टॉपिक दिया तो मैं उस पर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारी खाप प्रणाली जो शुरू हुई है, हम्म, वो सब जातियों में हुई है। हम्म, जैसे मैं बेस बना के चलूं, हमारी तोमर खाप है, हम्म, तो हमारी उसकी राजधानी बड़ौत है। हम्म, तो वहीं हमारे जो वाल्मीकि समाज की है चोदराट खाप, वो हम्म, भी वहीं है। ब्राह्मणों की भी वहीं है जी, और हरिजनों की भी वहीं है। हम्म, इसके अलावा हमारे जैसे नाई हैं, कुम्हार है, सबकी वो एक साथ ही है। ये था क्या हम्म, कि हम लोग अगर बेसिकली सबसे देखें, हम लोग कबीलों में रहते थे पहले। हम्म, और हमारे सब उसमें काम करने वाले, हमारी मदद करने वाले, एक दूसरे की सहयोग देने वाले, हम्म, और वो सर्व समाज से ही होते थे। तो वो सब एक रहते थे और एक व्यवस्था के तहत काम करते थे। जी, तो हम जो ये खाप पंचायत बनी कैसे? हम्म, जैसे रेल होती है, उसमें एक इंजन की जरूरत होती है ना, बिना इंजन तो नहीं चलेगी ना, कोई से जी, लीड करेगा। तो खाप जो है, ये गोत्र के हिसाब से शुरुआत हुई है सबसे पहले। हम्म, गोत्र के हिसाब से हुई, जातीय हिसाब से हुई, वो हर जगह है। वो और हम्म, जाति होगी, ऐसा नहीं कि किसी एक जाति में है, कई जातियों में है, जो मैंने हम्म, आपको बता दिया। हम्म, तो ये जो बनी थी खाप, खाप पंचायत समाज को मजबूती के लिए, हम्म, रक्षा के लिए, धर्म की हम्म, रक्षा के लिए हम्म, इन खापों को बनाया गया था। हम्म, और ये सब खाप अलग अलग क्षेत्र में थी। हम्म, और ये खाप की जो विशेष मजबूती और ये व्यवस्था थी, ये हमारे हम्म, उत्तरी भारत में ही ज्यादा थी। हम्म, तो अब इसके साथ क्या हुआ कि जब खाप की व्यवस्था हो गई, तो हम्म, उसको चलाने के लिए एक जिम्मेदार आदमी चाहिए, जी, जो उसको लीड करे, जो उस व्यवस्था को संभाले। हम्म, तो उसमें चौधराट प्रणाली आ गई। हम्म, उस खाप के चौधरी चुने गए। हम्म, और परंपरा ये है कि जो चौधरी एक बार है, जैसे राजा महाराजा का होता था कि उसके बच्चे ही चौधरी रहेंगे, ये भी चला हुआ है। इसमें कहीं बदलाव हुआ नहीं, एक दो छोटा मोटा बदलाव हुआ, और बदलाव करने की इसने कोशिश भी नहीं की। हम्म, जबकि कई जगह बदलाव की जरूरत है। भाई, जी, मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं हो सकता, तो ये प्रभाव है। अब हम्म, इसकी व्यवस्था क्या थी? जहां शुरुआत में थी, एक हम्म, दूसरे सनातनी की, एक दूसरे अपने उसके लोगों की मदद करना, हम्म, सुख दुख में, ब्याह शादी में, वाद हम्म, विवाद को सुलझाना। जी, और पूरी एक व्यवस्था ऐसी कि कोई किसी को उत्पीड़न ना कर सके, कोई किसी हम्म, की चीज को छीन ना सके। यहाँ तक हम्म, भी क्या था, हमारे यहाँ तो खेतों की मेड़ वेड़ के झगड़े होते, वो भी सब यही सुल जाते थे। हाँ जी, और हाँ मैं जी, आपको बताऊं, थोड़ी सी मैंने भी एक पंचायत देखी है। हम्म, इतनी सुंदर व्यवस्था होती थी कि इतना अच्छा निर्णय होता था। आज के तारीख में कोई न्यायपालिका इतना अच्छा निर्णय, इतना अच्छा जजमेंट नहीं कर सकती जो हमारी खाप करती थी। हम्म, उसकी चौधराट और उसकी पंचायत प्रणाली थी जी, बिल्कुल निष्पक्ष। और उनका भी जैसे कटघरा होता है, उनकी भी एक वो जो है वो होती थी, जिसे पंच परमेश्वर चुन के उसके बाद पंचकुंडली बनाते थे पंच छड़ी से। उस हम्म, छड़ी को एक डंडे को सब हाथ लगाते थे, उसके बाद एक गोल गिरा करते थे। इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। हम्म, उसी में खड़े होकर आदमी की बातें सुनते थे, उसकी ईमानदारी, सच और झूठ को पहचानते थे। हम्म, तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था थी। और आप ताज्जुब मानोगे, कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं होते थे, हम्म, वहीं के वहीं फैसले हो जाते थे। वहीं के वहीं किसी गरीब की बच्ची की शादी नहीं हो, सब मिलजुल कर कर लेते थे। हम्म, किसी का कोई वाद विवाद है, वो है, किसी का पारिवारिक विवाद है, पहले होते नहीं थे, होते थे तो सुलझा लेते थे। करेक्ट, अब ये यहाँ तक हमारी सनातन व्यवस्था चल रही थी, बढ़िया हमारा चल रहा था। हम्म, अब क्या हुआ कि हमारे देश पे आक्रांताओं ने हमले करने शुरू कर दिए। हम्म, अब हमले करने के लिए क्या होता है भाई, पड़ोसी काम आता है हम्म, कि खाप को सर्व खाप में जोड़ दीजिएगा। हम्म, और सर्व खाप किसी एक गोत्र की भी नहीं होती। जैसे हम्म, तोमर साहब जहाँ रहते हैं, तो इसको हम खदरे का क्षेत्र बोलते हैं। ये हमारा छपरौली वाले क्षेत्र में, उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ मैं किसी को। तो हम्म, वहां कई खाप मिलके वो सर्व खाप बन जाती है।
इसी तरह फिर बड़ी बड़ी खाप मिलकर वो सर खाप बन जाती। सर खाप का मतलब है सर्व जातीय सर्वधर्म खाप। उसमें सभी जाति के लोग होते हैं, सभी खापें होती है, उनका एक बड़ा समूह होता है, उसे सर्व खाप बोलते हैं जी। ये फिर क्या होता हुआ कि जब हमारे देश पे बहुत बड़े बाहर से आक्रांत आए तो उन्होंने कहा भाई हम कमजोर ना पड़ जाए, हम एक हो जाए, हम अधिक से अधिक समूह में जुड़े। जैसे हमारी आर्मी में अलग अलग फोर्स होती है, भाई ये फलानी बटालियन है, ये फलानी, सब जुड़ के तो फिर तो भारत के लिए लड़ते हैं ना। तो इन्होंने बहुत बड़ा इनका योगदान रहा, क्योंकि हमारे जितने आक्रांत आए वो सब हमारे इसी क्षेत्र से, नॉर्थ से, जो आज पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का एरिया इसी से आया। आप देखोगे, आप इतिहास उठा के देखोगे, कुछ राजस्थान के थोड़े एरिया से भी आए हैं, ज्यादातर इसी से आए हैं। तो यहाँ इसकी मजबूती हुई बहुत। और तोमर साहब भी बताएंगे, इसमें बड़े बड़े जो आक्रांता थे उनका इलाज यही कर दिया गया। तो वो सर्व खाप की ताकत थी, सब इकट्ठे हो जाते थे। उसमें सर्व खाप में भी एक चौधरी होता था जो आदेश देता था, जो निर्णय लेता था। सर्व खाप की एक बाकायदा कमेटी बैठती थी किसी भी डिसीजन के लिए। वो कमेटी ये निर्णय लेती थी हमारे समाज के लिए, हमारे सनातन, हमारे धर्म की रक्षा के लिए हम क्या निर्णय लें। करेक्ट। और उसमें आप ताज्जुब मानेंगे कि आर्थिक व्यवस्था भी बड़ी मजबूत करते थे। जैसे लड़ाई के लिए आज भी राशन की जरूरत पड़े, राशन इकट्ठा करते थे, हथियार इकट्ठे करते थे, पैसा जिस पे जैसा था वो इकट्ठा करते थे। उसको पूरी चैन थी सप्लाई करने वाली, व्यवस्था करने वाली। जो हमारे जख्मी योद्धा होते थे उनको इलाज कराना, उनको लेना, बिल्कुल पूरी व्यवस्था जो आज हमारी मिलिट्री की वो हमारी सर्व खाप करती थी। और उसी वजह से आज ये सनातन बचा है, क्योंकि बहुत बड़े आक्रांत आए हैं, बड़ी बड़ी सेना लेकर आए हैं और उन्होंने मुकाबले भी किए हैं और अच्छे अच्छों का इलाज भी किया है। तो इस तरह हमारी ये बहुत सुंदर व्यवस्था थी और अपने देश की रक्षा की उन लोगों ने और बड़े बड़ों को पराजित किया है। और खाप का ग्रुप ही सर्व खाप कहला गया। और ये बहुत सुंदर व्यवस्था थी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज चौधराहट में भी हमारी गिरावट आई है। हमारे चौधरी लोग राजनीति करने लगे, स्वार्थ सिद्धि करते हैं। ये मैं एक कटु सत्य बता रहा हूं जी। और जब ये सब चीजें होने लगी तो निश्चित रूप से कमजोरी होगी। जबकि मैं आपको बताऊं ये सुंदर व्यवस्था थी, बहुत व्यवस्था। कुछ हमारी मीडिया ने भी हमको खराब किया है। मीडिया हर चीज पे कहता है कि ये तो तालिबानी व्यवस्था है, ये तो बहुत खराब व्यवस्था है। इसमें तो जो है मना कर देते हैं कि ये नहीं होगा। भाई देखिए, हमारी व्यवस्था गोत्र में शादी नहीं होगी। तो गोत्र में शादी क्यों करते हो? वो एक जेनेटिकल व्यवस्था है कि गोत्र की अगर दूसरे गोत्र में शादी होगी तो बच्चे मजबूत होंगे, हाइब्रिड टाइप, मतलब थोड़ा सा अंतर आता है। जैसे साउथ में उसी ब्लड रिलेशन में होती है, तो आप देखोगे साउथ में सबसे ज्यादा अंधे हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत वो वैज्ञानिक थे, तो इसको लेकर बड़ा हो गया कि ये तो मार देते। मारते नहीं थे। मारते तो क्या होता है कि जब परिवार में एक दो केस हुए हैं, हर जगह आज भी चल रहे हो, तो आप देख रहे होगे, रोज पेपर में पढ़ते होगे। तो इसको तालिबानी बताना, खाप पंचायतों को बहुत खराब बताना, इसके खिलाफ मीडिया ने बहुत उठाया है। जबकि मीडिया को कोई अच्छे से नहीं समझा। एक बार मैं आपको बताऊं, बाबूगढ़ की बात थी, जो बल्कि इनके चौधरी चरण सिंह जी के गांव में नूरपुर में पंचायत हो रही थी। वहां गांव के लड़के लड़की ने शादी कर ली। मीडिया पहुंचा, कहा भाई चाचा तो के हैं। तो मीडिया ने कहा जी क्या हो गया? तो वहां एक हमारे बुजुर्ग ने सवाल किया कि तू क्या अपनी बहन से शादी कर सकता है? पत्रकार से। चुप हो गया कि बताओ, अगर कर सकते हो तो ठीक है, फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। कि जी मैं तो नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकते तो हमें तालिबानी क्यों बता रहे? इस तरह धीरे धीरे इन पे बहुत चोट मारी गई और दोबारा हमें फिर इसकी तरफ सनातन को मजबूत करना है, तो हमें अपना सारी जो व्यवस्था, जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी, उसको हमको जो है उस पे आना पड़ेगा और उसको मजबूत करना पड़ेगा। अब समस्या थोड़ी थोड़ी सी खापों में चौधराहट की है। चौधराहट कमजोर होती जा रही है हमारी। जब चौधराहट कमजोर होगी, इंजन अगर हमारा कमजोर होगा तो हमारी स्थिति खराब हो गई। लेकिन इसमें जैसे आप जैसे अच्छे लोग, सोलंकी आप जैसे अच्छे लोग इसमें आगे आ रहे, ये सब चीजें कहीं कहीं मैसेज पहुंचेगा तो निश्चित रूप से हम दोबारा इसमें मजबूती की तरफ बढ़ सकते हैं। करेक्ट। तो मैं, जो मुझे टॉपिक था मेरा यही था, मैं अपनी नॉलेज से जो मुझे जानकारी है वो बताई। इसमें अगर किसी का कोई सवाल हो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ यहीं। उसके बाद मेरे हिसाब से तोमर साहब का है, वो थोड़ा इतिहास के बारे में बताएंगे।
वो इतिहास मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो आपका किसी का कोई सवाल हो तो मैं उसका बिल्कुल। जवाब दे दूं यहीं बाद में, फिर हाँ तोमर साहब। हाँ, नहीं जी लास्ट में भी कर लेंगे, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। और आपने काफी शॉर्ट में और काफी संक्षिप्त में अच्छी चीजें आप सामने रखी और काफी अच्छा विवरण किया। जी और आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात की कि देखो सबसे बड़ी चीज ये निकल के आती है कि जो ये व्यवस्था थी एक समाज को जोड़ने की और समाज की एक एकता के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम करती थी। और जमीनी स्तर के डिसीजन, जमीनी स्तर के निर्णय जमीनी स्तर पे ही खड़े होकर लिए जाते थे, जो किसी भी राजनीति से परे थे या किसी भी जजमेंट से परे थे। और जो समाज में जो झूठ और सच का जो दायित्व था उसको पूरी तरह दूध का दूध पानी का पानी करके जी जी। उसी समाज के द्वारा लिए जाते थे, जो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से हुआ करते नहीं, धर्म की थे। रक्षा भी करते थे, धर्म की रक्षा में हाँ, बहुत ज्यादा था और इनका। सबसे बड़ा चीज है कि जब एकता होती है समाज में, तो जब धर्म पे कोई आपत्ति आती है, कोई इस तरह का जैसे आपने बोला कि आक्रांताओं ने इस तरह की चीजें की, तो उसका भी सामना करने के लिए वो समाज फिर इकट्ठा रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, विपत्ति के आपातकालीन स्थिति के टाइम पे सबसे बड़ा जो लैकिंग होता है वो एकता का होता है। जब एकता का भाव भाव लोगों में पहले से जुड़ा हुआ है, पैदा जी है, तो फिर किसी को किसी का काम बताने की जरूरत नहीं है। जिसको तलवार बनानी है तलवार बनाएगा, हथियार बनाने हथियार बनाएगा, खाना बनाना खाना बनाएगा, लड़ाई करेगा लड़ाई करेगा। तो जी जब जी। ये आपातकालीन व्यवस्थाओं में जब चीजें व्यवस्थाएं होती थी, फिर सोचना नहीं पड़ता, फिर अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से, जैसे कि आपने बताया, जिसमें जो उसकी जो महारत हासिल है उसके हिसाब से आदमी को काम करना चाहिए, और किसी के पास जो चीज ज्यादा है उसको बांटना चाहिए। तो इसमें एक बहुत। चीज और छूट गई मेरे से, जी मैं जी अब आपकी बातों से याद आ गया। हम्म पहले जो हमारे आक्रांताई या जो हमारे मुस्लिम शासक थे, हम्म वो क्या करते थे, किसी गांव में सुंदर लड़की हुई हम्म तो उसको कहते मेरे यहाँ भेज दो, जी मैं इसका डोला लूंगा। हम्म मेरे क्षेत्र में आप मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और कई जगह के मैं आसपास के बताता हूं, ऐसे उदाहरण हैं हम्म हम्म कि लोग मर गए, अपनी लड़की का डोला नहीं दिया, कत्लेआम हम्म हो गया। हम्म ये थी धर्म की रक्षा, मान सम्मान जी की रक्षा, सनातन की रक्षा। और जी अगर आपने महाराजा सूरजमल का सुना होगा तो उनकी पत्नी का भी, किशोरी का भी डोला मांग लिया गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ। और एक छोटा सा गांव है पड़ता है सिसोली के पास, वहां भी एक लड़की बड़ी सुंदर थी, वो नारी थी, तो उसको कहा कि ये तो इसे दे दो, नहीं गांव उजाड़ दोगे। क्षेत्र के लोग, कई हजार लोग मर गए, पर लड़की को नहीं ले जाने दिया। इस टाइप के बहुत किस्से मेरे क्षेत्र का भी है। तो हम्म। ये बहुत बड़ी अगर सर खाप ना होती तो हम्म हमारी तो लड़कियों को उसी टाइम सब लोग उठा ले जाते, फिर वो उससे डरने लगे कि भाई इनसे आप इस चीज को मत छेड़ो, खाप पंचायतों को, चौधराट को मत छेड़ो। हम्म तो इनसे हिचकते थे, एक जमाना था इनका हिचकने वाला। अब ये हम्म अगर दोबारा किसी और रूप में और मजबूती से किसी और सनातन हमारे कोई प्लेटफॉर्म हमारा ऐसा और दोबारा ये सब चीजें हो जाएं, तो शायद हम्म हमारा सनातन धर्म बचा रहे, हमारे धर्म की रक्षा हो जाए और हम लोग फिर दोबारा मजबूती से रहें। जो बिल्कुल। आने वाला समय लग रहा, थोड़ा डरावना लग रहा, तो हम्म हमें इस पे सोचना चाहिए सबको। हम्म चलो जी, मैं आपकी बीच में बात रोकी, वेरी सॉरी। जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, जो चीज आपने ऐड की है काफी अच्छी ऐड की है और काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल सर। इस चीज को हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे और एक बार रविंद्र तोमर जी से भी उनका फीडबैक लेके, और इन्होंने फिर एक बहुत अच्छा कंक्लूजन इस पे हम लेके उठेंगे, लोगों के भी विचार इस पे सुनेंगे सर आज के जी सेशन के हिसाब से। धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा रविंद्र तोमर जी से। रविंद्र तोमर जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सभी सनातनी योद्धाओं को जय श्री राम, हर हर महादेव, सादर नमस्ते, ओम। जय श्री राम सर। योगेश सर जी, जैसा कि आपको विदित है, विनोद सर ने काफी अच्छे से चीजों को विवरण किया, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जो चौधराट की जो प्रणाली थी, व्यवस्था थी, उसका योगदान और उसकी चीजें समाज के लिए किस तरह से कारगर थी और किस तरह से आप उसको देखते हैं, और इतिहास में इसका किस तरह से विवरण आप देख पाते हैं, उसको थोड़ा सा हमारे समक्ष बताने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। जी सर। आभार आपका, आपने समय दिया। सर्वप्रथम तो मैं जानना चाहूंगा कि मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि नेटवर्क में प्रॉब्लम है इधर थोड़ी। परफेक्ट आ रही है सर, आवाज बढ़िया आ रही है। बहुत बढ़िया आ रही है। चलो, मैं सबसे निवेदन तो ये करूंगा, आप आज के सेशन में जुड़े एक बच्चे को देख रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओजस। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को जब भी समय लगे कि बच्चों को लेके जरूर आए, ताकि उनको हिस्ट्री और इतिहास पता चले।
और तभी आने वाली नई पीढ़ी में हम जागरूकता ला सकते हैं। करेक्ट। तो मैं अब शुरुआत करता हूं। मैं जो भी आज बताने वाला हूं, जो चर्चा कर चुका हूं, बड़े भाई विनोद तोमर जी से ही, मतलब मैं आज इनसे कई सालों से जुड़ा हूं, तो इनसे भी मैंने इतिहास जाना है। एक डॉक्टर महक सिंह इतिहासकार हैं, वो आज किसी वजह से आ नहीं पाए, उनका आशीर्वाद मेरे पे बहुत रहा है और काफी गूगल से भी मैं जानकारी करता रहता हूँ। बहुत अच्छे से विवरण किया विनोद जी ने, बड़े भाई ने, और बहुत ही अच्छे शब्दों में सर खाप के क्या कार्य थे, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति क्या योगदान रहा उनका, बहुत अच्छे से उन्होंने रखा है। बस इन्हीं के बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं और सन के हिसाब से, भाई जो कब खाप पंचायत का निर्माण हुआ, आक्रांतों से कैसे कैसे लड़े, ये मैं सब अब रखना चाहूंगा। बाकी तो बड़े भाई विनोद तोमर जी ने रख ही दिया कि न्याय प्रणालिका कैसी थी, कैसे समाज में भाईचारा बनता था, वो सब रख दिया है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे पॉइंट पे चलता हूं। तो सर्वप्रथम जो खाप पंचायत का निर्माण हुआ था वो राजा हर्षवर्धन के दौरान हुआ था, उन्हीं के द्वारा हुआ था 600 ईस्वी में, और प्रयागराज में हुआ था। उनका जो पंचवर्षीय सम्मेलन होता था, तो वहां पे इसका निर्माण किया गया था। क्योंकि 600 सदी में आते आते महाभारत कालीन के बाद में धीरे 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 समाज में अव्यवस्था फैलने लगी थी, और उधर से आपने देखा होगा आक्रांता भी आने चालू हो गए थे। तो एक समाज का ताना बाना और आक्रांताओं से बचाने के लिए तो एक सर्व खाप पंचायतों का निर्माण किया गया, जिसकी रूपरेखा माननीय डॉक्टर विनोद तोमर जी ने आपको बता दी है। तो सर्वप्रथम सर्व खाप पंचायत जो लड़ी थी, वो लड़ी थी हुणों के खिलाफ। और मेरी बातों पे विश्वास ना है तो आप गूगल पढ़ लेना, किसी से पूछ लेना। तो जो हुणे हराए गए थे, वो उसका नेतृत्व किया था यशोधर्मन जी ने। उनके द्वारा हुणों को परास्त कर दिया गया था और उधर कश्मीर के इलाके में छोड़ दिया गया था। फिर वो वहां से भी चले गए थे। तो सबसे पहला तो सर्व खाप पंचायत का आक्रांताओं के खिलाफ ये कार्य है। मैं केवल अभी बाकी सामाजिक ताना बाना तो माननीय डॉक्टर विनोद तोमर जी ने बता दिया, मैं केवल आक्रांताओं से कब कब लड़े मैं उसके बारे में विवरण देता हूं आप सभी को। उसके बाद में 1191 सदी में पंचायत हुई थी। ये हुई थी, ये मेरठ में टीकरी गांव है, उसमें हुई थी। और किसके लिए हुई थी मैं आपको बताता हूं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके साथ युद्ध के लिए पंचायत हुई थी। और उसका जो जिसको बागर का युद्ध कहा जाता है, बागर के युद्ध के लिए हुई थी ये, और जिसका नेतृत्व किया था जटवान मलिक जी ने। हालांकि वो बाद में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनको नाको चने चबा दिए थे, धूल चटा दी थी किसी। और वो वीरगति को भी हमारी जो बेसिकली एक चीज थी ना हर पल में, जिसमें हम सनातनी दिक्कत आई है, वो था किसी ने जैसे विभीषण का नाम ले ले, चाहे हम उसका नाम ले ले, पृथ्वीराज चौहान जी को जितने भी पीठ में छुरा घोंपा गया था, विश्वासघात के कारण जो हुआ है, ये कार्य तब हुआ है, तभी वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद जो खाप पंचायतों की पंचायत हुई, वो ही 1195 में बड़ौद के जंगलों में हुई थी, मोहम्मद गोरी के खिलाफ। और आपको पता है कि 1206 में फिर मोहम्मद गोरी का सर काट लिया गया था। तो मोहम्मद गोरी के खिलाफ भी 1195 में हुई थी। और उसकी वहां पे अच्छा, इसमें पंचायत में होता क्या था मैं पहले बता देता हूं आपको। ये किसी, जैसे माननीय डॉक्टर विनोद तोमर जी ने भी बताया है कि किसी एक जाति की नहीं थी, उसमें सभी जातियां थी। वो क्षत्रिय समाज भी था, वैश्य समाज भी था, ब्राह्मण समाज भी था, और शूद्र समाज भी था। सभी समाजों का तालमेल चलता था इसमें। इसी में मैं आपको बेसिकली एक बहुत अच्छा उदाहरण बता दूंगा। ये मैंने जैसे 1195 का बताया, सबसे बढ़िया उदाहरण बताता हूँ समाज का ताना बाना कैसा था। और सबके मैं बाकायदा इसमें सामाजिक नाम लूंगा। वो था 1398 की जब पंचायत हुई थी सर्व खाप की।
वो हुई थी बेसिकली, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुतुबुद्दीन तैमूर लंग के खिलाफ। अच्छा। क्षमा चाहूंगा, दिमाग से उतर जाता है, हालांकि दो चार पॉइंट लिखे थे, मैं याद आ जाए। जी, उसके जी। खिलाफ हुई थी, और उसके खिलाफ होके अब इस सेना का गठन किया गया। अच्छा, नेतृत्व देखते हो कितना अच्छा था। इसके दो सेनापति चुने गए थे, एक जोगराज सिंह गुज्जर और दूसरे थे हरवीर सिंह गुलिया। माफी चाहूंगा, मैं कभी भी जातिवाद में नहीं जाता हूं, लेकिन जो आज हमारा समाज जातिवाद में घुला हुआ है, जहर इतना बुरा, इसलिए मुझे नाम लेना पड़ रहा है जी। तो। और वीरांगना देखो, उनका भी नेतृत्व था यहाँ पे, राम प्यारी गुज्जर, और वाल्मीकि समाज से थे उप सेनापति, धूला बोलते थे उनको, वो उप सेनापति थे। और जो राम प्यारी गुज्जर थी वो महिला विंग थी। 40,000 महिलाओं ने उस युद्ध में भाग लिया था, इनकी उसमें बेसिकली नेतृत्व में। और अब कोई मतलब हमसे अगर देखो, इतिहास को कैसे तरोड़ा मरोड़ा गया, दबाया गया है, कहीं पे इतिहास में कोई नाम नहीं है कि तैमूर लंग को यहीं पे मार दिया गया था। हालांकि मरा नहीं था, उसको जो भाला मारा था वो मारा था हरवीर गुलिया ने, और यहीं घायल हो गया था वो, और यहां से जाने के उपरांत उसी घाव के कारण मरा था। तो उसके बाद में मैं आपको जो अगली पंचायत हुई थी, मतलब ये जो पंचायतें हुई थी, जो सामाजिक पंचायतें होती थी समाज के ताने बाने के लिए, वो तो होती रहती थी। ये तो मैं वो बता रहा हूं, उन मीडिया वालों के मुंह पे तमाचा मार रहा हूं जो इनको तुगलकी फरमान बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए मैं बताता हूं इनका योगदान आक्रांताओं को हराने में क्या क्या रहा। 1527 में आप सभी को पता होगा, खानवा का युद्ध, जो हमारे योद्धा थे, महानायक कहूंगा, देवता कहूंगा, राणा सांगा जी, हाँ जी। उनके नेतृत्व में भी लगभग 5,000 योद्धा भेजे गए थे खाप पंचायतों के द्वारा। हालांकि वो बदकिस्मती से हम युद्ध जीत नहीं पाए, ऐसा इतिहास में लिखा गया सर, मैं नहीं मानता। मैं बिल्कुल नहीं मानता, और डंके के चोट में नहीं मानता कि हम कभी गुलाम हुए। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को, क्योंकि अभी माननीय तोमर साहब ने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आक्रांताओं के दो ही रास्ते थे, एक तो पाकिस्तान वाला और एक उधर रेगिस्तान वाला, दो ही थे। तो अगर हम लड़ते ही रहे और कटते ही रहे और फिर खड़े होते रहे तो गुलाम कहां हुए? बताओ कहां गुलाम हो गए? ये इलाका कभी गुलाम नहीं हुआ, डंके की चोट पे कहता हूं। ये इतिहासकारों ने तरोड़ा मरोड़ा है और इतिहास को दबाया गया है। मैं बिल्कुल नकारता हूं, और सनों के हिसाब से अगर कोई डिबेट करना चाहता है मेरे साथ, सनों के हिसाब से कर ले। जब हम हर सन में, हर 50 साल में, हर 100 साल में लड़ रहे हैं उनके साथ, तो गुलाम कहां हुए? 1761 की बात बताता हूं, अहमद शाह अब्दाली के साथ जब लड़ाई हुई, वहां भी खाप पंचायतों ने पंचायत की और वहां भी अपने सैनिक भेजे। खाप पंचायतों ने तो मतलब इतना बड़ा योगदान है, सर समाज की बात कर रहा हूं, आज तो एक समाज पे लाके डाल दी है। ये भी बड़े समाज की विडंबना है कि आज चौधराट प्रणाली को, खाप पंचायतों को एक ही समाज का बना के डाल दिया है, जबकि ये सर्व समाज का था। और जब तक सर्व समाज का था तो हम कभी हारे नहीं। ये धीरे धीरे कुकुर्तियों के कारण, बड़ी मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत अलग अलग हमें जातियों में बांट देकर एक छोर पे छोड़ दिया गया खाप पंचायतों को, चौधराट प्रणाली को। तब से हमें दिक्कत आई है। क्षमा चाहूंगा, थोड़े से शब्द मेरे तेज हुए, लेकिन गुस्सा आ जाता है कि जब जब हमें कहा जाता है, किताबों में पढ़ता हुआ कि हम गुलाम हुए। कद्दू नहीं हुए हम गुलाम, क्यों हो जाएंगे गुलाम? आज भी कोई लड़ ले, मरते मरते मर जाएंगे। तोमर साहब ने अभी बताया कि हमने तो किताबों में लिखा गया है कि भाई इस फलाने राजा की लड़की गई, फलाने की, अरे ये सब नाटक है, ये सब झूठ है। हजारों हजार कट गए और हमने काट दिया हजारों के हजार। अरे कितने आते थे, कितने को काटते थे हम?
तो हम गुलाम हुए ही नहीं कभी। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, कोई भी कहे ना देश गुलाम हुआ, कद्दू, हम नहीं हुए गुलाम। हम लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे, सनातन खड़ा होता रहा, तो हम कभी गुलाम नहीं हुए किसी के। तो मैं आज जैसे सन के हिसाब से आप लोगों को सभी को बताया है कि खाप पंचायतों का ये योगदान रहा है। इसमें कोई भी मतलब कोई भी नकारा नहीं जा सकता कि हम गुलाम हुए। आप कभी भी सोच के ठंडे दिमाग से सोचना कि जब हम लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे, तो गुलाम कब हो गए। ये तो सोची समझी इतिहासकारों ने, अगर इतिहास आज हम ढूंढने जाए तो सच्चा तो मिलेगा ही नहीं। जितने भी सनातनी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी खैर दुर्भाग्य की बात है आज संख्या बल कम है, 16 है। आप सोचिए अगर कोई कहने लगे आक्रांता भाई कि तू ये कर ले या वो कर ले, अपनी बहन बेटी दे दे या तू गुलाम हो जाएगा। हम मरना मजबूर कर लेंगे लेकिन हम गुलाम नहीं होंगे। तो ये जितनी प्रणाली थी खाप पंचायतों की, सर्व खाप पंचायतों की, 14 प्रणाली की, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी और बहुत ही आज इसको फिर लागू करने की जरूरत है। अब खाप पंचायतों का मैं सर्व खाप पंचायतों का उदाहरण रहेगा, ये तो थे आक्रांतों के खिलाफ। अभी मैं आपको बताता हूं 1857 क्रांति में क्या योगदान रहा सर्व खाप पंचायत का। अब जैसे ही 1857 क्रांति का नाम लेते हैं ना, तो हमारे मेरे ख्याल में जो अब नई पीढ़ी है वो तो शायद जानते हैं, लेकिन हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1857 क्रांति में सर्व खाप पंचायत ने 18 से 40 साल के सभी युवकों को भर्ती किया था और जगह जगह छापेमार युद्ध करते थे और हर गांव में अखाड़ा सुनिश्चित कर दिया गया था। हर गांव में अखाड़ा होता था उस टाइम पे। और 1857 क्रांति में कुछ महानायक हुए हैं। वैसे तो देखो हजारों महानायक हुए हैं कि जिन्होंने हमारी आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन कुछ प्रमुख जो मेरे को पता है उन नायकों के और नायिकाओं के मैं नाम बताता हूं। जैसे इसमें बाबा श्यामल तोमर जी हुए हैं। हिस्ट्री में कम मिलेगा, लेकिन जब आप घुसोगे गूगल पे तो पता चलेगा कितना बड़ा नाम है। बाबा मोहर सिंह निरवाल जी हैं, धन सिंह गुज्जर जी हैं, चौधरी कदम सिंह जी हैं, अजीत सिंह जी हैं, देवी सिंह जी हैं। देवी सिंह जी इधर हाथरस की साइड के थे। मतलब जरूरी नहीं है कि हमने यहीं से उधर जो मैं 2 नाम लिया, अजीत सिंह जी, देवी सिंह जी, हाथरस और इधर अलीगढ़ साइड के थे। इतने ही मेरे को जो नाम याद है वो इतने ही है, लेकिन फिर भी इतने से नाम नहीं है, हजारों संख्या में हमारे क्रांतिकारी होते थे। और जो बेसिकली बाकी वीरांगनाएं, मैं इधर की मेरठ धरती की बता रहा हूँ, भारतवर्ष में तो बहुत वीरांगनाएं रही हैं, जिनमें झांसी की रानी भी थी और भी कई थी, लेकिन कुछ नाम ऐसे बताऊंगा जो नहीं पता होंगे। जैसे आशा देवी है, राम प्यारी गुर्जर जी है, शोभा देवी जी है, महावीरी देवी भी हुई हैं, आप पढ़ लेना कहीं पे। शिव देवी तोमर हुई है, जय देवी तोमर हुई हैं। तो हम देखो इतना सारा, इतना गौरवशाली इनका इतिहास रहा है खाप पंचायतों का। और इस मीडिया के चक्कर में हम सनातनी ही उनको कहते हैं कि तो तुगलकी हैं। हाँ जी। तो इतना गौरवशाली इतिहास होते होते भी हम इनको केवल तुगलकी कह रहे हैं। अब मैं एक किस्सा जो इन्होंने बताया था माननीय विनोद तोमर जी ने, बड़े भाई ने, नीरा आर्य जी को और जोड़ लेना। नीरा आर्य जी, हाँ नीरा आर्य, क्षमा चाहता हूँ उनको जोड़ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्षमा चाहूंगा। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पहली भारतीय जासूस थी बेसिकली। अब बताओ ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं, तो हम डोले दे देंगे उनके? क्या झूठ तंत्र फैलाया हुआ है। सही बात। अब जो उदाहरण दिया था अभी बड़े भाई डॉक्टर विनोद तोमर जी ने, कि जो वो उधर एक चाचा ताऊ में रिश्ता हो गया था, पंचायत थी, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। थोड़ा सा उसको और बारीकी से बताया था, मीडिया आई थी वहां। मतलब उनके मुंह पे इतना मोटा बढ़िया तमाचा मारा था उन्होंने, दादा ने मारे, बहुत बढ़िया। तो उनको बिल्कुल जैसे इन्हीं के शब्दों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि उनको कहा गया भाई क्या बात होगी, आज तो जमाना बहुत ऊपर जा रहा है और शादी होगी बच्चों में कौन सा एक ही माँ बाप के हैं, ये तो चाचा ताऊ के हैं। तो उसने उसको कहा मीडिया वाले को, तू पहले तो बैठ और मेरी बात सुन। बोला ये एक गांव है। बोला हाँ जी।
ये तो चलो ताऊ चाचा का है। ये एक गांव है, इस गांव में जितने भी जाकत हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सुबह से लेके शाम तक मेरे को बाबा राम राम, बाबा राम राम, बाबा राम राम। तो ये जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं सब एक ही परिवार के हैं मेरे। मेरी सब औलादे हैं। अगर मेरी ये औलादे हैं तो मैं कैसे अपनी औलादे पोते का पोती का ब्याह करवा दूंगा? तू बता, तू अपने बहन का और अपने भाई का रिश्ता एक जगह करवा दे, तो अपने छोरे का और अपने छोरी का रिश्ता करवा देगा के? बोला नहीं, मैं क्यों करवाऊंगा? बोला फिर मैं कैसे करवा दूंगा? तो ये मीडिया की भी ऐसी तैसी मरवाई है जो इतना हाईलाइट किया इन्होंने। बिल्कुल सच्चाई बात है ये। तो ये मोटा मोटा जो खाप पंचायतों का मैं बेसिकली थन के साथ आपको बता रहा था, वो आपको विवरण बताया है। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं। खाप मतलब जो चौधराठ प्रणाली, वो भी इसी से जुड़ी हुई है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। वो थोड़ी ये बड़ी चीज हो गई, वो इसका छोटा रूप हो गया, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए सेशन इकट्ठा रखा गया है। हाँ जी, तो चौधराठ प्रणाली का जो जन्म हुआ, जैसे खाप चौधरी का जब जन्म हुआ, खाप पंचायत तो मैंने सर्व खाप पंचायत का निर्माण तब हुआ, लेकिन खाप चौधरी जो बनना चालू हुए, खाप चौधराठ प्रणाली का जो जन्म हुआ वो लगभग 900 सदी के आसपास, 1000 या 900 में हुआ था डॉक्टर साहब, अगर मैं सही कह रहा हूं तो लगभग उसमें हुआ था। इनके जो जनक थे वो थे सम्राट सुलक्षण पाल देव तोमर। उन्होंने चौधराठ प्रणाली का निर्माण किया था। एक मोटे से रूप में आपको बताता हूं। आज एक यूसीसी कानून लागू हो रहा है, एक देश एक कानून, और वो भी ढंग से नहीं हो पाया है। ये यूसीसी कानून उस टाइम पे सम्राट सुलक्षण पाल देव तोमर जी ने लागू कर दिया था, उस टाइम पे, कि सबके लिए एक समान कानून व्यवस्था। अब मैं मोटे तौर पे आपको कानून व्यवस्था आज की जो लोकतंत्र है हमारा देश, उसकी कानून व्यवस्था बताता हूं। कि जैसे सपोज करो मेरे गांव में कोई अपराध हो गया, तो वो अपराध हुआ तो वो चला गया चौकी पे, चौकी से गया थाने पे गया, चौकी पे नहीं निपटा तो थाने पे नहीं निपटा, थाने पे नहीं निपटा तो वो चला गया यहाँ पे जो तहसील होती है, निचली अदालत, फिर उस पे निपटारा हुआ, उस पे नहीं हुआ तो वो चला गया फिर स्टेट लेवल पे, उस पे भी लड़ते रहे मुकदमे, वहां नहीं निपटारा हुआ, उसके बाद चला गया वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में, वहां जाके निपटारा हो रहा है, और वो भी पता नहीं कैसा हो रहा है, राम जाने। 50-50 साल 100 साल एक पीढ़ी चली जाए, उसे न्याय नहीं मिलता। ये आज की न्याय प्रणाली है। उसी न्याय प्रणाली को इन्होंने उठाया है। वो न्याय प्रणाली क्या थी? वो न्याय प्रणाली थी खाप चौधरी। खाप चौधरी कौन था? स्टेट गवर्नमेंट थी वो। उसके बाद में खाप थंबा बनाए गए, निचली अदालत। उसके बाद में वो जो थाना चौकी बनाया गया, वो बनाया गया सरपंच, गांव का प्रधान जिसको बोलते हैं। अब हाँ जी, ग्राम पंचायत। अब बच गई सर्वोच्च न्यायालय। तो वो थी देश खाप, खापों की खाप, देश खाप। अब न्याय प्रणाली कितनी सुंदर व्यवस्था थी, अब देखिए जरा। सपोज करो एक गांव में कोई झगड़ा हुआ, उस गांव के झगड़ों में उसके पड़ोसी भी देख रहे, और सबको पता है कौन सही है कौन गलत है। वो सीधा चला गया उसके पास जो सरपंच है। सरपंच ने छोटी सी गांव की एक पंचायत रखी, दोनों ठोकों को बुलाया, आजू बाजू के लोगों को बुलाया गया, और उनसे सही क्या है गलत क्या है वहीं पूछ लिया। तो ये न्याय अच्छा है या वो न्याय अच्छा था, या जो आज ये न्याय अच्छा है? एक थाने वाले को क्या पता किसकी गलती किसकी नहीं? सही बात है।
वहीं के वहीं निपटारा हो जाता था, सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी वहीं हो जाता था। अच्छा, जी। कई बार होता था कि एक गांव से दूसरे गांव का विवाद हो जाता था, तो उसको वो सरपंच नहीं सुधार पाते थे, तो खाप थंबा आते थे। खाप थंबा किनको बोलते हैं? खाप थंबा बोलते हैं कि जो 2-2 4-4 गांव का, जैसे एक खाप के, जैसे हमारे 84 गांव हैं पुराने, अगर सारे जोड़ेंगे तो कहीं तो पार हो जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग गोत्रों के हर, उसमें मैं केवल ये नहीं कह रहा कि ये केवल एक जाति में थी, हर जाति की बात बता रहा हूं सर, ये हर जाति में थी, यही व्यवस्था थी कि उसके बाद खाप थंबा जो होते थे, 2-2 4-4 गांव के एक खाप थंबा बनाते थे, जो खाप चौधरी को रिपोर्ट करते थे सब जाके। तो मान ले 2 गांव का विवाद हुआ, सरपंच से नहीं निपटा, तो वो खाप जो थंबा थे वो उसको निपटाते थे, तो खाप थंबे के पास चलेगी निचली अदालत में बात। वो वहीं उस गांव में आया और दोनों गांव के बंदों को बैठाया, और जो चीजें सही थी, जो गलत थी, उनको ताना बाना सही किया, बिल्कुल निष्पक्ष फैसला सुना दिया। तो वो वाले न्याय व्यवस्था बढ़िया थी सर, या आज वाली है जो आज तहसील में जहां? आज तो पैसे के हिसाब से व्यवस्था, पैसे के हिसाब से फैसले होते हैं, गलती किसकी इस पे नहीं। बिल्कुल। अब कई बार होता था कि खाप थंबाओं से नहीं निपटता था, तो मामला जाता था स्टेट लेवल में। स्टेट लेवल में पहुंच गया खाप चौधरी के पास। उसने फिर एक बड़ी पंचायत की और सभी बुद्धिजीवियों को बुलाया, जो सामाजिक ताने बाने को, भाईचारे को बना के रखते थे, और उसका निपटारा वहीं हो जाता था 101%। 0.1 0.2% जाता था उच्च अदालत में, यानी कि देश खाप पे दो देश खाप का चौधरी होता था, एक आधा। तो ये न्याय प्रणाली थी खाप चौधराट की, और हर जाति में थी, वे किसी एक जाति की नहीं थी। करेक्ट। अब आप खुद सोचिए, अगर ये न्याय व्यवस्था दोबारा से चालू हो जाए तो इन चौकियों के ताले लग जाएंगे। और आज बढ़ चढ़ के आप सभी समाजों में देखोगे, बढ़ चढ़ के बच्चा कहां जाता है? बोले यूपी पुलिस में, वो सॉरी पुलिस में जाना है। पुलिस में क्यों जाना? कि तनख्वाह तो बची रहेगी और ऊपर की कमाई तो अपना काम चलू जाएगा। हाँ जी। अगर हम इस प्रणाली को दोबारा से जिंदा कर दे, दोबारा से बैठा दें, तो पुलिस में भर्ती नहीं होने का कोई। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर की कमाई तो बंद हो जाएगी। तो ये खाप चौधराहट का कार्य करने का तरीका था, और ये खाप पंचायतों का देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इन दोनों प्रणालियों का योगदान है, जिसको अगर हम रोज जैसे भगवानों की पूजा करते हैं, इनका वंदन अभिनंदन करें तो कम है। इतने खाप पंचायतों के द्वारा जो युद्ध लड़े गए धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, और इतने वीर वीरांगनाएं, नायक और नायिकाएं ने अपना लहू देके इस अखंड भारत को बचाया हुआ है जी। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे को जितना नॉलेज था, वो जैसे बड़े भाई बैठे, इनसे भी बहुत बार मैंने ज्ञान लिया है। जितने भी बाकी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे जितने भी गुरुजन हैं, उन सबसे जितना भी मैंने ज्ञान लिया था, वो आप सबके लिए साझा कर दिया। लेकिन ये भी मेरे ख्याल में जो मैंने बताया मात्र 10% होगा। अभी 90% तो बहुत कुछ है। सही बात है। बाकी जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। रविंद्र तोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी अच्छे से समझाया, और काफी मतलब कहते हैं नहीं, जमीनी स्तर की एक मतलब उस तरह की जानकारी हम सभी को मिली, और सभी को मैं समझता हूँ काफी अच्छा महसूस हुआ होगा, और बाकी लोगों से भी कुछ फीडबैक लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज सभी के समक्ष रख देता हूँ कि देखो, इस तरह की जो प्रणाली थी, 3-4 चीजें आपने काफी मेजर और काफी मजबूती के साथ इसमें रखी, कि ये जो व्यवस्था थी, ये मतलब निष्पक्ष रूप से एक न्याय प्रणाली थी, और जो जमीनी स्तर पे टू द पॉइंट काम करती थी, और सही मायने में जो न्याय होता था, जिसके हक में होना चाहिए, जिसके हक में नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से होता था। आज की न्याय व्यवस्था है, संविधान का बेसिकली क्या है, रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की या करप्शन की जो आदतें, जो ब्लड में जो कहीं ना कहीं गंदगी जो भर गई है, उसकी वजह से जो निर्णय आते हैं, वो बेसिकली निष्पक्ष रूप से नहीं आते हैं।
जिसकी वजह से समाज इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है, कोर्ट कचहरी में बर्बाद हुए पड़े हैं, फैसले भी नहीं हुए हैं, बर्बादियां अलग से हो रही हैं और लोग अपनी अपनी पॉकेट बना रहे हैं, जिसकी पॉकेट भारी है डिसीजन उसी के फेवर में चला जाता है। तो देखा जाए इसी से समाज नहीं निकल पा रहा है और इसमें कोशिश इसमें करते हैं कि सामाजिक रूप से या चीजों को, इस व्यवस्था को किस तरह से और इसको सही प्रणाली के साथ में मतलब लागू किया जा सके और इसको व्यवस्थित किया जा सके, जिससे कि समाज में कुछ वास्तविक निर्णय, वास्तविक चीजें नीचे नीचे सुलट जाए। यदि समाज का निर्णय समाज के लेवल पे हो जाता है तो कोर्ट कचहरी के लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि समाज में कोई लड़ाई है या समाज में कोई कहन सुनन है या कोई ऊपर नीचे है और उसका निर्णय सम्मानित लोग जो समाज के हैं, जो समाज में जिनके साथ में उनको रहना है और जिन्होंने उस प्रकरण को पूरी तरह से देखा है, समझा है और सच्चाई को जानते हैं, वही लोग उसके समक्ष में निर्णय लेंगे। तो उस निर्णय का भी उन लोगों पर प्रभाव रहेगा जिनके प्रति वो निर्णय लिया गया है, चाहे भले वो पक्ष में हो चाहे उसके विपक्ष में हो। तो बाकी भी लोगों से मैं इनपुट लेना चाहूंगा, एक एक दो दो मिनट में अपने इस पे राय दे सकते हैं आज के सेशन के हिसाब से। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ब्रजेश तोमर जी हैं, संजय सिमल्टी जी हैं, देवेंद्र जी हैं, सतवीर चौधरी जी हैं। जैसे जैसे आप हैंड रेज कर सकें उस सीक्वेंस में मैं लेता रहूंगा। जैसे कि सुरेंद्र मलिक जी भी हैं, अंकुर बिश्नोई जी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से अपने अपने हैंड रेज करें। मैं आपकी ही चॉइस के हिसाब से एक मतलब सीक्वेंस में सबको अटेंड करते रहेंगे एक एक दो दो मिनट के लिए और फिर सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो बाकी लोगों को तो हम सुनते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे सुरेंद्र मलिक जी यदि कुछ कहना चाहें या हमारे अंकुर बिश्नोई जी भी हैं वो कुछ अपनी बात रखना चाहें। संजय सिमल्टी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दो मिनट के लिए अपने इनपुट दें। संजय सिमल्टी जी, जैसे कि आप। जय श्री राम सर जी। काफी जैसे कि अच्छा रहा आज का, मतलब हमें काफी, मैंने अब जैसे पहले शुरुआत में की थी जब आपने मुझे कनेक्ट किया था कि जी। खाप पंचायत के बारे में हमने वही सुना है जो मीडिया ने बताया हमें। हम्म। हालांकि क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये निवासी हूँ, मैं भी ऋषिकेश कोसी बेल्ट का हूँ, तो उसके जी। बारे में मुझे इतना जरूर पता था कि छोटे मोटे झगड़े या इन सब का पंचायत में बड़े अच्छे से आसानी से निराकरण हो जाता था और सब उसको हम्म। करते थे। ये तो मुझे इतना अपडेट चीजों में था, है ना। हम्म। और सर्व पंचायत का ये भी जो उन्होंने तोमर साहब ने बताया उसका थोड़ा बहुत अंदाज था, इतना डिटेल में नहीं था कि जो आजादी की लड़ाई में इस चीजों में आजादी थी कहीं वो, तो जो हम्म। आक्रांताओं के खिलाफ जो लड़ाई में वो अ, भूमिका हम्म। थी। ये बात भी सही है कि जो मुद्दे थे वो खाप पंचायत कुल मिला के इसी पे आके केंद्रित हो गई, जो और लोगों को पता है कि लड़के लड़की भाग गए, खाप पंचायत ने विरोध किया, टांग दिया, काट दिया, इस तरह की न्यूज के कारण में वो रहा मामला में। ये बात भी बिल्कुल सही कही, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि वो तुगलकी फरमान नाम से एक वो सब में रही है। तो मेरा हाँ। कहना यह है कि देखो ये समझ, जैसे हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में अभी भी क्या होता है कि एक पंचायत पुलिस अलग से चलती है। वो हम्म। पंचायत पुलिस का मामला ये रहता है कि पंच वाली पुलिस में वो कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस केस तक जाए। पुलिस हम्म। राजकारी पुलिस अलग होती है, पंचायत पुलिस अलग होती है। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं उसी व्यवस्था का एक छोटा मोटा प्रयास में यह है। बट अभी क्या है कि इसको अगर डाला जाए, तो अगर अगर वापस डाला जाए तो उसमें कैसा दिक्कतें ये रहेगी कि आजकल जो है वो थोड़ा जमाना ऐसा हो गया कि जो जिसके पक्ष में नहीं हुआ वो हम्म। मीडिया बाकी कोर्ट वोट में लेके चल जाएगा। वो एक टकराव की स्थिति आ सकती है कि जो संविधान बना हुआ है उसके वो सर्वोपरि होगा कि ये सर्वोपरि होगा। एक व्यवस्था थोड़ी सी कहीं टकराव की स्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि पहले की बात अलग थी। पहले कोई संविधान नहीं था, भारत देश अलग अलग टुकड़ों में टुका था, तो जो जो क्षेत्र ने अपने हिसाब से जो जो बनाई थी परंपरा, उस परंपरा पे लेके चलते थे। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में अलग अलग लोग से जाके बढ़ गए, तो राजा का एक प्रभाव था, राजा के सब जो नियम कानून है तो वो सब मानते थे। कोई ऐसा तो था नहीं कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल जाएगा, हाई कोर्ट में चल जाएगा। वो एक प्रश्न रहेगा शायद, लेकिन हाँ विचार अच्छा है कि इस हिसाब से कम से कम जाति के बगैर छोड़ के कम से कम एक चीजों को जोड़ा तो जा सकता है, कम से कम कुछ चीजों के हाँ। लिए। ऐसा है, यस। भले ही सरकार से मांगना है किसी से, उसमें एक अंडर एक अंडर वन अम्ब्रेला तो खड़े होंगे। ये मुझे बिल्कुल। कहना था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जी और रविंद्र बैठे जी। जैसे और लोग नए लोग हैं, जैसे मेरा हाँ। भी सोलंकी साहब जैसा रिक्वेस्ट कह रहे हैं कि और नए लोग भी थोड़ा अपने विचार व्यक्त करें, थोड़ा अच्छा रहेगा ये। हाँ जी, हाँ जी। रविंद्र तोमर जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। सर अनम्यूट करें, रविंद्र जी म्यूट अनम्यूट। म्यूट
अनम्यूट करें। जैसे ये है म्यूट कि जैसे संजय जी ने बिल्कुल सही बात कही कि टकराव की व्यवस्था बन सकती है थोड़ा सा, लेकिन क्या है ये प्रणाली लोकतांत्रिक नहीं रहेगी। ये केवल सामाजिक, अगर ये लागू होती है ना तो सामाजिक ही रहेगी, केवल मात्र हर गांव गांव में रहेगी कि वो हाँ। गांव गांव में ही निस्तारण कर ले। वो करेक्ट। अगर कोई नहीं मान रहा उस बात को, ठीक है भाई, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो कर ले। तो इसे सामाजिक, अपना केवल सामाजिक तौर पे बना सकते हैं इसको। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं आपने इसमें इस चीज तोमर को साहब की बिल्कुल। बात हाँ, तोमर साहब जी की जी बात में एक बात और जोड़ता हूँ। जी। अभी मैं भी कई पंचायत फैसलों में रहा हूँ। हम्म ऐसा नहीं है जो फैसला कोर्ट नहीं कर सकती उसको यही करता है। हम्म हमारे गांव में कई कई मर्डर हुए, 5-5, 10-10 लोग मर गए, कोर्ट कोई फैसला नहीं कर, समाज ने ही फैसला किया, ये पंचायतों ने फैसला किया। अभी भी जो लड़के लड़की के तलाक है, जो कोर्ट फैसला नहीं कर पाती, यही कराते हैं। लेन देन की जो व्यवस्था यही कराते हैं। अभी मैं दोराड़ा में करके आया हूँ, एक बिल्कुल फाइनल। कोर्ट वोट सब बेकार हो गई, जो कई कई तारीख लगी आए, हम 10-12 लोग बैठे और हमने फैसला कर दिया। जो मांग रहे थे 45 लाख, उसकी जगह 19 लाख रुपए हो गए और बिल्कुल सही हो गया। ऐसा नहीं है, ये बहुत आराम से होता है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। मैं वही कह रहा हूं, जिसको नहीं पता, इसमें सबको बैठाते हैं, सबकी सहमति लेते हैं, भाई ये फैसला होगा, इसमें क्या दोनों पक्ष मान्य होंगे, हाँ जी मान्य होंगे, और दोनों की बात सुनी जाती है। और ये फैसले इतने निष्पक्ष होते हैं कि इसमें कोई रिश्वत तो चलती नहीं, कोई सिफारिश चलती नहीं। बिल्कुल 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 कोर्ट सही बात कचहरी है। में तो दूसरी चीजें चलती हैं, यहाँ बिल्कुल दूसरी चीजें निष्पक्ष हो चलती जाते हैं। और आपको बताऊं, जब हम लोग जो, क्योंकि हम न्यायपालिका से हटके हैं, सामाजिक लोग हैं, जब हम अपने दिल पर, वहां ये कहा जाता है भगवान को साक्षी मानते हुए अपने दिल पर हाथ रख के हम बिल्कुल इसमें निष्पक्ष करेंगे, तो इतना निष्पक्ष होता है कि अगर आपके बेटे ने भी कोई गलती की है तो आप अपने बेटे को दोषी मान लोगे। वहां आपकी बेटी ने गलती की, आप दोषी मान लोगे। आपके घर में कोई ने गलती, मैं ये बता रहा हूँ, मैं भी, क्योंकि मेरी 64 साल उम्र होगी, मैंने कई इस टाइप की उसमें रहा हूँ। इतना निष्पक्ष होता है कि वहां कोई विवाद होता ही नहीं, और वो फिर उसमें फैसला होता है। मैं अपने क्षेत्र का देख रहा हूँ, इतना भी कठिन जिसे सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाई, कहीं नहीं कर पाए, लड़ते लड़ते थक गए, उसको इतना बढ़िया ढंग से करते हैं और सहमति से करते हैं, और वो लागू भी होते हैं। क्योंकि जो लोग इससे नहीं जुड़े, थोड़े बहुत हम इन चीजों से भी जुड़े हैं, तो वो बिल्कुल लागू भी होते हैं। बहुत, मतलब अब मैं कह सकता हूँ, इस व्यवस्था को तो एक बार करके देखिए तो कितनी अच्छी व्यवस्था है। और इसके सामने तो कोई है ही नहीं, न्यायपालिका कहीं नहीं है, उनके फैसले उठपटांग है, वो तो इतने खराब दे देते हैं कई बार कि आपको हमें गुस्सा आता है। अभी आपने देखा होगा कितना खराब खराब दिया, जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट को ने कहा कि हाई कोर्ट ने खराब दिया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खराब दिया फैसला। तो ये कोर्ट ही आपस में, लेकिन कभी भी आज तक के इतिहास में न्याय पंचायत, हमारी जो पंचायत प्रणाली है, उसमें किसी ने नहीं कहा कि फैसला गलत था आज तक, क्योंकि वो इतनी सर्वसम्मति से, इतनी आपसी सहमति से होता है। आज तक के इतिहास में किसी ने ये नहीं कहा कि ये फैसला गलत हुआ। जबकि आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का खराब बता रही, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का खराब बता रही। अभी आज ही के पेपर में दिया, एक ने कहा मुझे बहुत पीड़ा हुई, मेरे फैसले को खराब बता दिया, हाई कोर्ट के जज ने कहा। लेकिन आज तक के इतिहास में, हमारी उम्र में हमने बहुत देख लिया, क्योंकि हम सामाजिक परिवारों से भी, कभी किसी ने किसी जो खाप पंचायत का निर्णय हुआ उस पर अंगुली नहीं उठाई। तो ये इससे पता लगता है कितनी अच्छी व्यवस्था है। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर आपका भी। और देखो, सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे आप लोगों ने काफी अच्छे से बैलेंस किया, काफी अच्छे से चीजें बताई 1 to 1, और इस चीज से इतना निष्कर्ष निकलता है कि जो सामाजिक की व्यवस्था थी, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम संविधान को साइड में रख रहे हैं, संविधान की चीजों को नहीं मानने वाले, लोकतंत्र व्यवस्था को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, नहीं। यदि समाज का निर्णय सामाजिक रूप से समाज के समक्ष और पूरे दोनों पक्षों से वार्तालाप करके बिल्कुल सहूलियत के साथ में बिना क्वेश्चन मार्क के यदि समाप्त हो जाता है, तो उससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। यहाँ पे किसी व्यवस्था को छोटा नहीं आंका जा रहा है, लेकिन जिस व्यवस्था से सही रास्ता है और सही रास्ता निकाला जा सके, बिना किसी, कहते हैं कि स्वार्थ के या बिना किसी राजनीति के कोई फैसला आता है, तो उस फैसले को, उस व्यवस्था को दोबारा से मतलब लाने की, विचार करने की और व्यवस्था को बनाने की प्रणाली में हमें सोचने की जरूरत है। बाकी भी लोगों से विचार ले लेते हैं, और कोई यदि बात रखनी चाहे, वह समय भी हो चुका है, 2-5 मिनट में कोई अपनी बात रखना चाहे, जैसे देवेंद्र सर ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, मैं उनसे बात करूंगा। देवेंद्र सर, जय श्री राम, अनम्यूट करें आवाज सर। आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है सर। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम सर। देखिए, विनोद साहब ने और तोमर जी ने काफी कुछ क्लियर कर दिया, और कुछ सिमल्टी साहब ने रखा जो पॉइंट, वो भी ठीक था।
आप पंचायतों का अगर देखा जाए तो ये न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं है या उनके पैरेलल नहीं है। यस, खाप पंचायत तो सही मायनों में, अगर खाप पंचायतों को दोबारा से सक्रिय किया जाता है समाज में, तो इनका सबसे बड़ा लाभ समाज को ये होगा, एक तो सामाजिक ढांचा बंधना शुरू हो जाएगा। यस, दूसरी चीज, न्यायपालिका का बोझ 40-50% कम हो जाएगा। बिल्कुल, जो अननेसेसरी के झगड़े हैं उनका हाँ जी, दबाव कोर्ट के उससे कम हो जाएगा जी, तीसरा इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि अगर आज वही पुरानी खाप पंचायतों का ढांचा और वही कार्य प्रणाली दोबारा से यदि सक्रिय होती है तो हमारी आने वाली नई पीढ़ी इधर उधर जाने के बजाय सामाजिकता को पूरी तरह से समझना शुरू कर देगी, अडॉप्ट करेगी। बिल्कुल ठीक बात। जी हाँ, कि कैसे टाइम बीइंग सुबह शाम मंदिर जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह से ढंग में बड़े से किस तरह बात करनी है। आज एक छोटा सा बच्चा गाली दे के बात करता है, उसके मम्मी पापा को नहीं पता चलता है, सबको पता चलता है। हमें आज भी याद है, हम भाइयों में मतलब चाचा ताऊ के 10-5 थे इकट्ठे, तो हमारे बाबा जब मारा करते थे तो मेरे को जूती मारनी है तो उसको बोलते थे तू लेके आ, और जब वो लेके आता था तो उसको मारते थे तो मेरे से बोलते थे तू लेके आ। उसका भी रहस्य मतलब था। हाँ, तो मतलब क्या है कि एक दबाव, आज किसी दूसरे के बच्चे को डांटने में डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो उसका माँ बाप खड़ा हो जाए। उस समय आपका बच्चा हो या किसी का भी है, कोई भी अगर गलत कर रहा है तो फट से उसको टोक देते थे, डांट देते थे, थप्पड़ मार देते थे, लेकिन कोई ये पूछने नहीं आता था क्यों मारा। टीचर स्कूलों में भय बिन होए ना प्रीत एक बड़ा पुराना मुहावरा है और रामायण की चौपाई है, ये बिल्कुल सही है। समाज में जब तक एक दबाव महसूस नहीं होगा, चाहे वो आपके ऊपर हो, चाहे वो मेरे ऊपर हो, चाहे किसी के ऊपर भी हो, जब तक वो एक स्थिर दबाव नहीं रहेगा तो समाज सुसंस्कृत होने के बजाय विकृत होगा। और खाप पंचायतों की बहुत जरूरत है आज के समय में कि यदि इनका दोबारा से प्रचलन होता है और ये अस्तित्व में आती है तो समाज को एक बहुत अच्छी दिशा मिल जाएगी और इससे बढ़िया परिणाम कोई नहीं है। जो पुलिस का, जो दूसरे लोगों का, नेतागिरी का, इनका जो दबाव है न्यायालयों के ऊपर, अलग दूसरी जगहों पर, वो दबाव भी बहुत कम होते हुए नजर आ जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी, बहुत कम मामलों में जरूरत पड़ेगी जो आपस में सुलझने वाले नहीं हैं, बस। तो मैं तो इसका समर्थक हूं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। जी, जय धन्यवाद। श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों का चयन करते हुए इस चीज को आपने सराहा है, इस प्रणाली को सराहा है, और आपने टू द पॉइंट बात की है कि ये सामाजिक व्यवस्था इस लेवल की व्यवस्था है कि इसमें कोई पैरेलल किसी संविधान के लोकतंत्र के प्रति नहीं है। ये आपने ये भी बोला है कि यदि ये व्यवस्था सुचारू रूप से समाज में उतर जाती है, काम करने लग जाती है, तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो पुलिस विभाग में, उन पे लोड कम हो जाएगा और वास्तविक इलाज नीचे से नीचे होने लगेंगे। क्योंकि अभी यदि समाज की सर्वे देखी जाए तो 80-90% जो केसेस हैं वो झूठे होते हैं, और समाज से जो पनपते हैं कोर्ट कचहरी को उन्हीं में बिजी रखते हैं, और वो किसी के भी हक में हो जाते हैं, वो पैसे के और लालच के और राजनीति करते हुए उसी के फेवर में अपने हिसाब से चलते रहते हैं। उनपे जिसके फेवर में है, किसके में क्या जाना है, उनको पता भी नहीं लगता कहाँ डिसीजन कब तरह से किस तरह से हो जाता है। तो इस व्यवस्था को समाज में लाया जा सकता है, और इसको जितनी व्यवस्थाएं जो ऑलरेडी चल रही हैं, जो ये पंचायत व्यवस्था ऑलरेडी जो लोग लीड कर रहे हैं, जैसे विनोद जी का, इनका, रविंद्र तोमर जी का, और भी लोगों का काफी अच्छा जमीनी स्तर का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेवल है, नॉलेज है, तो इसको
और भी इसको एक दूसरे की हेल्प से इसको और थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें और लोगों को एजुकेट करें और इसका मापदंड बताएं कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि इसमें इससे सबसे पहली बात है कि समाज जुड़ेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसकी वेटेज और इसका वजन पता लगेगा, बड़े छोटे का वजन पता लगेगा। और इस सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए हम पूरा समाज के सामने अपने आप को लेके भी आएंगे, क्योंकि आज के टाइम में हम समाज के सामने खड़े होने में भी हमको झिझक रहती है, चीजें रहती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पहले से अंदर एक करप्शन, एक मतलब ना अभाव चलता रहता है। हम पास में खड़े हुए बंदे से भी फोन पे बात करना उचित समझेंगे, सामने सामने बात करने से हमारे अंदर वो जिगरा नहीं रहता बेसिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम झूठ से परेशान रहते हैं। तो वो झूठ भी एक्सपोज होना, समाज के सामने एक्सपोज होना, अपने आप को सच्चाई पे लेके आने के लिए भी वो घुड़ना चाहिए समाज को अटेंड करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम केस लोग झूठ के मतलब पायदान पे टिके रहते हैं और उन्हीं के समक्ष चलते रहते हैं। तो ये व्यवस्था बहुत जरूरी है और बहुत मजबूती के साथ इस पे सोचने की, काम करने की जरूरत है। एक दूसरे की हेल्प करें, जिनको अनुभव है वो और छोटी छोटी व्यवस्थाएं इनमें बनाएं और भी इसको गांव देहात और जमीनी स्तर पर लेके जाएं। और मेरे को भी इन्वॉल्व करें जब भी कोई इस तरह की वो होती है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे भी इसमें मतलब व्यक्तिगत रूप से मुझे इसका बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैसे विनोद जी से, रविंद्र तोमर जी से, कहीं कुछ होता है तो कम से कम एक श्रोता के तौर पे, एक पार्टिसिपेंट के तौर पे तो कम से कम पार्टिसिपेट कर पाए कि किस तरह से। मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा जो हमारे से छूट गई जी। इसका जो सबसे बड़ा लाभ है कि आदमी की, परिवारों की आर्थिक जो बर्बादी है वो रुक जाती है। हाँ हाँ हाँ। न इसमें वकील, न रिश्वत, हाँ न जी। कोर्ट कचहरी, न आना न जाना। आर्थिक बहुत। बर्बादी, बहुत बड़ी बर्बादी जो होती है, लुटते पिटते हैं, बर्बाद हो जाते हैं मुकदमे लड़ाते लड़ाते। एक गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस नहीं दे सकता, वो भी हमारी आर्थिक बर्बादी इसमें रुकती है, जो सबसे बड़ी बात है। वो हमसे छूट गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बहुत मुद्दे की बात है और जो मेन एक अहम बात है जो आपने बोली है, बिल्कुल ठीक बात। रविंद्र तोमर जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं थोड़ा सा माननीय विनोद तोमर जी से कहना चाहता हूँ कि विनोद तोमर जी, जैसे आप कई बार प्रोग्राम होते हैं ना, जैसे 1 फरवरी का प्रोग्राम है, 1 मार्च का, सॉरी माफी चाहूंगा, मार्च का, तो उसके बारे में बता दे जो भाई वहां पे आना चाहे कि क्या हम करने जा रहे हैं और क्या पहल है वो। उसका जो टॉपिक है, मैं टॉपिक ही बता सकता हूँ, टॉपिक में से है जी। टूटते रिश्ते, बिखरते परिवार। इस टॉपिक पे संगोष्ठी है। ठीक है। रिश्ते क्यों टूट रहे, ब्याह शादी बच्चों क्यों नहीं चल रहे, परिवार क्यों बिखर रहे हैं, भाई भाई में क्यों झगड़ा है, क्यों छोटी छोटी बातों पे सब चीजें हैं, इस पे पूरा चर्चा होगी। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपके प्रश्नों के साथ उत्तर भी उसी को देने पड़ेंगे जो रखेगा सुझाव। समस्या गया तो उसका हल भी बताया जाएगा और उसका पूरा निष्कर्ष निकाला जाएगा। और उसके बाद हमारे क्षेत्र की इधर की एक कमेटी गठित होगी जो इन चीजों पे, जो भी 8-10 आदमी कमेटी की, वो जाएगी और इन चीजों में जो पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, एक बिघे पे मर्डर हो रहे हैं, उन पर जाके वो काम करने का प्रयास करेगी। बहुत अच्छी बात। ये एक पहल हम लोग कर रहे हैं मेरठ में। अब देखो इसमें कितनी सफलता मिलेगी। सफलता तो सभी के सहयोग से मिलती है, सभी की निष्ठा और मेहनत से मिलती है। और विचारों का मैं विचारों का योगेश जी सबके सामने विचारों, ये बेसिकली ना सारी चीजें विचारों से, सर खाप पंचायत होगी चाहे चौधराट प्रणाली, सब है ना विचारों का आदान प्रदान, विचारों का तालमेल। अब मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। माननीय सुरेंद्र मलिक जी हैं, अभी जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपना कैमरा ऑन करें जरा। सुरेंद्र मलिक जी, सुरेंद्र मलिक जी, आवाज आ रही है? नीचे कैमरा नहीं था, कैमरा हाँ, अनम्यूट भी नहीं हुआ। सुरेंद्र मलिक जी, शायद मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी का या तो इशू है, क्या है। तो मैं आपको एक वो साथ में हैं आज, बेसिकली ये छोटे भाई के ससुर साहब हैं। तो हुआ क्या था कि छोटे भाई की भी शादी हुई थी, इनको बिटिया की शादी करनी थी। मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं अभी विचारों का। तो इनको भी पता चला, मुझे भी पता चला, और हम ने आपस में बातचीत करी
कि भाई हम जो है शादी चलो करते हैं, और हमने मोटी मोटी देखो वो देखा दिखावा, मेरी इनसे बात हुई, मैंने इनको मोटी मोटी बता दी भाई ये सैलरी है, ये बच्चा करता है, ये उसके विचार है, ना कोई नशा है ना कुछ है। मैंने कहा ठीक है, मैं समाज में घूमता हूं, नहीं तो दूसरा रूप है वो। तो इन्होंने वहीं से मतलब क्योंकि समाज में घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, देख लिया कि नहीं यार मतलब रिश्ता बढ़िया है, और बहुत ही छोटी सी एक बातचीत हुई और रिश्ता पक्का हो गया। फिर हमने 10 लोग बैठे, जो वीडियो अपलोड है शायद हमारे इस पे, है 10 लोग बैठे, और 10 लोग बैठ के हमने विचार किया कि एक नई पहल कैसे समाज को दी जा सकती है। ये इनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक है, भाई भी ठीक पैसे कमा रहा था, चाहते तो हम भी शो ऑफ कर सकते थे। तो उल्टा हुआ कि जैसे आजकल दहेज के लिए लंबी लिस्ट निकालते हैं और मांगे रख देते हैं, यहां लिस्ट मेरी भी निकली थी, और 10 भाई बैठे थे आपस में। क्यों? कि कुछ मैं गलत ना कह दूं, और कुछ ये बात ना मानना, कुछ ये बात ना मानना। मैं समाज की बात कर रहा हूं कि जैसे वो बैठते हैं, खाप पंचायत बैठती है या खाप चौधराट, हम अलग अलग भाई मित्र बैठे 10 लोग, कि कुछ मेरी ये मान ले, अगर ना माने तो उनका दबाव, और मैं ना मानू या हम दबाव बना के एक सहमति पे आ जा। तो मांग कौन सी थी? मांग थी 1 रुपए की शादी होगी, दिन में शादी होगी, कोई डीजे नहीं होगा, बैंड बाजा नहीं होगा, किसी भी प्रकार का किसी भी रूप में कोई दहेज नहीं आएगा, अल्कोहल रहित शादी होगी, घर पे शादी होगी। ये और जैसे मिलाई विलाई में भी बाद में मिलाई होती है 200 रुपए की, 500 ना भाई, 10 रुपए की मिलाई, 1 रुपए की मिलाई। अब हम जब 10 लोगों में बैठे थे, समाज में बैठे थे, समाज के चौधरी भी थे, खाप समाज में बैठे थे, तो ना तो ये कुछ बोल पाए ना मैं कुछ बोल पाया। ऐसी शादी हुई कि बिल्कुल मतलब शादी में मजा आ गया कतई, बहुत ही सीमित संसाधनों में, और हो सकता है मेरी इस बात का कुछ विरोध भी हो जा कि हमने उंडली कुंडली कुछ नहीं दिखाई, कोई मुहूर्त नहीं था, कुछ नहीं था, ना मुहूर्त ना उंडली ना कुंडली। दोनों ने विचार किया संडे को ब्याह करेंगे भाई, इतवार को देख ले। 2-3 भिन्न में कद सही बैठ रहा हो, कौन सा इतवार देख रहा हो, बच्चों के जो है पेपर भी ना हो, उस हिसाब से देख लो कि सभी मेहमान भी आ जा जो नजदीकी हैं। और ऐसे व्यवस्था बैठ के जैसे सर समाज खाप पंचायतें करती है, किसी को आना ना जाना, पूछना सूच ना, किसी पंडित जी से पूछना, ना कोई तारीख देखनी। संडे को हमने किया, और यकीन मानिए दोनों बच्चे खुश हैं। और 10 लोगों में बैठ के बात हुई है। अगर हम में से कोई भी, मैं अगर इधर को जाता तो मेरा कान पकड़ लिया जाता, भाई सुरेंद्र जी इधर को जाते इनका कान पकड़ लिया जाता। तो ये व्यवस्था भी उस सरखाप से और चौधराट प्रणाली से ही है। सही ये जीता जागता उदाहरण दिया है मैंने आपको। अच्छा, इसका कितना बड़ा असर आया यही दिखा देता हूं। जब माननीय सुरेंद्र मलिक जी ने ये चर्चा की, भाई ऐसे ऐसे मैं जानता पहले से हूं, और उन्होंने ये शर्तें रखी अपनी शादी में, तो वहीं पे एक फार्म हाउस है, एमएस फार्म हाउस, शामली का बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वो इनके परिवार से था। मतलब बोले यार ये कौन बंदा मिलेगा इस कलयुग में। तो उन्होंने कहा भाई जब वो ऐसी पहल कर सकते हैं तो आप घर पे शादी मत करो, ये फार्म हाउस है, इसमें शादी कर, हमारी छोरी का 1 पैसा नहीं लेता। सही बात। बस जो खर्चा एटर वेटर का होगा वो खर्चा दे दिए बस। तो ये साथ के साथ परिणाम भी मिल गए। नहीं, आपके देखा देखी तो मैंने भी ऐसे ही किया, आपके देखा देखी और माननीय तोमर साहब ने उसके बाद अभी शादी की है। आप ये मान लिए मंत्री सब शादी में इन्वॉल्व थे, लेकिन 0 कोई दहेज नहीं था। दिन में शादी थी, संडे को शादी थी, कोई डीजे नहीं, कोई बीजे नहीं, कोई आजा नहीं, कोई गाजा नहीं, किसी को यहाँ कुंडली नहीं दिखाना, कोई कुछ नहीं कराना। बिल्कुल संडे को और बिल्कुल वैदिक मंत्रों के हिसाब से शादियां हुई। सूर्यास्त से पहले फेरे हुए।
तो ये सारा का सारा उस सर्व खाप पंचायत और खाप चौधराट के ही विचारों का नतीजा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ये सटीक बातें हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, देखो समाज को ये पूरी तरह से ना जोड़ने का काम और अपनी संस्कृति से जो हम बिछड़े हुए हैं उस पर वापस आने का काम, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं मॉडर्न आधुनिकता के चक्कर में ना भूल चुके हैं और अपने आप को अलग ही स्तर पे हम लेते जा रहे हैं। लेकिन जब ये पंचायतें इस तरह की चीजें होने लगेंगी तो हम जिस फैसले के लिए आए भी हैं समाज में इकट्ठे हुए, तो चार बातें और भी डिस्कस होंगी और उस पे अगले समाज में इस तरह की प्रॉब्लम ही ना आए उस पर भी चर्चा होगी कि भाई झगड़े जो आते हैं, चीजें जो आती है, तो समाज को एक मिलने का बैठने का मौका भी मिलेगा उस पर, और ऐसी चीजें भी समाज में डेवलप होंगी अच्छाई की तरफ के लिए और संस्कृति को मजबूत करने की तरफ। ठीक है, आज समय भी काफी हो गया है और फिर भी लेकिन सेशन काफी अच्छा रहा है। इसको लग रहा है कि और थोड़ा सा सुने, लेकिन चलो लोगों के समय की भी वो है। और काफी मतलब इस चीज को, जो प्रोग्राम भी है जो मेरठ में प्रोग्राम होने वाला है, मेरी भी कोशिश रहेगी उस प्रोग्राम में आने की। और आइए। हाँ, और बाकी इसमें मतलब और भी जो कोई मेरे साथी और जो वहाँ पे आ पाएंगे। और बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा है, प्रैक्टिकल चीजें रखी हैं। आप समाज में पहले काफी जुझारू रूप से काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल तरीके से जमीनी स्तर पे। और जो ये व्यवस्था पे जो हमने आज डिस्कशन किया है, एक अपने आप में थोड़ा सा कमिटमेंट लें, चीजें लें, समझें कि इस व्यवस्था को यदि सही मायने में लाने की या समझने की जरूरत है, तो इस पे थोड़ा सा अग्रसर होके, एक्टिव होके लोगों को इंस्पायर करें, समझाएं और इसको जितना हो सके इम्प्लीमेंट करें समाज में। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद, जय श्री राम। धन्यवाद जी सभी को, रमन जी, नमस्ते। जय श्री राम सर, जय श्री राम। सभी को नमस्ते, नमस्ते राम, जय श्री राम जी, नमस्ते। योगेश जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे माननीय विनोद तोमर जी हैं, ये समाज में बहुत मतलब अपना समय देते हैं और इनको बहुत ज्यादा जानकारी भी है। तो कभी एक तो आप इनको मतलब ग्रुप से जोड़े और जो भी कोई ऐसा टॉपिक है तो बहुत अनुभव मिल जाएगा हमको इनसे, कि जिस दिन ऐसा कोई टॉपिक है तो इनसे निवेदन करें आप, और उस दिन आके अपने विचार रखेंगे तो हमें भी सनातन के रूप में बहुत अनुभव मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। मुझे सर का नंबर डाल देना, मैं एक बार सर को ग्रुप में भी जोड़ूंगा और जो भी हमारे सेशन रहेंगे उसमें सर की उपस्थिति को भी इंश्योर करेंगे और सीखेंगे हम बहुत सारी चीजें। बिल्कुल सर। नहीं, सब एक दूसरे से सीखते हैं। नहीं हम सब एक दूसरे से सीखते हैं जी। सर मैं तो यहाँ पे पिछले 2-2.5 साल में काफी चीजों लर्न किए लोगों से और काफी अनुभवी लोगों ने सिखाया है और बिल्कुल मुझे तो अच्छा लगता है। बेसिकली प्रोफेशन अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे जो मंथन होता है, डिस्कशन होता है, हम समाज में जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के लिए यदि हम एक वीक में 1 घंटा भी निकाल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। और इसको अधिकार के साथ में निकालें, मतलब एक ये नहीं सोचें कि ड्यूटी पूरी हो गई, नहीं, इसको अधिकार समझें। यस, हमें समाज के लिए निकालना है और समाज के लिए कुछ बदलाव लेके आना है और वो अच्छाई की तरफ, संस्कृति की तरफ होना चाहिए। चलिए, इसकी वीडियो हमें भी भेजना जी आप, जो ये रिकॉर्ड होगी। हाँ, यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी सर, कल सुबह तक लाइव हो जाएगी 9 बजे। 9 बजे से पहले लाइव हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे और लिंक ग्रुप में आ जाएगा। आपको ग्रुप में मैं जोड़ रहा हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देना योगेश भाई। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। चलो पूरी तो आएगी, इकट्ठी तो एक रहेगी, सेपरेट भी थोड़ा समय लगेगा आपको, तो उसको भी कर देना। ठीक है सर। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते। नमस्ते जी।